Disclaimer, this video is for informational and entertainment purposes only and should not be treated as professional advice. The opinions and views expressed in the video belong solely to the individuals appearing in it. आज की हमारी पड़ताल एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू होती है। तारीख थी 14 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पिता सुभाष तोमर पुलिस थाने पहुंचता है, काफी परेशान। और वो क्या बताता है? वो बताता है कि उसका 30 साल का बेटा सौरव तोमर 2 दिनों से लापता है। काम के लिए गन्ने के खेत में गया था और बस तब से लौटा ही नहीं। तो पहली नजर में तो ये एक आम दुखद घटना लगती है, कोई भी परिवार स्थिति में हो सकता है। बिल्कुल, एक पिता अपने बेटे के लिए परेशान है, पुलिस से मदद मांग रहा है, लेकिन इस सीधी सी लगने वाली कहानी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो किसी के भी होश उड़ा दे। और यही बात इस मामले को इतना अलग बनाती है। ये कहानी अपराध से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है अपराध को छिपाने के नाटक से। सही कहा। एक पिता जो फिक्रमंद होने का दिखावा कर रहा है जबकि सच कुछ और ही है। ये शुरुआत ही हमें बता देती है कि हम इंसानी फितरत के किसी बहुत गहरे स्याह पहलुओं में उतरने वाले हैं। तो सुभाष तोमर ने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। लेकिन अगले ही दिन मतलब 15 नवंबर को कहानी में एक और मोड़ आता है। क्या होता है? सुभाष खुद पुलिस को फोन करता है और कहता है कि उसे अपने बेटे सौरव की लाश गन्ने के खेत में मिली है। जरा सोचिए, वही पिता जो कल तक बेटे के लापता होने की रिपोर्ट लिखा रहा था, हाँ, आज उसकी लाश मिलने की खबर दे रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो मंजर वाकई दिल दहलाने वाला था। सौरव का शव बहुत बुरी हालत में था। और सुभाष ने पुलिस को एक थ्योरी दी। उसने कहा कि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, तो हो सकता है किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया हो। और ये थ्योरी उस माहौल में थोड़ी विश्वसनीय भी लगती है। हाँ, गन्ने का खेत, सुनसान इलाका, जंगली जानवर का हमला मुमकिन लग सकता था। बिल्कुल। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, पर यहीं से सुभाष का बुना हुआ झूठ का जाल वो उधड़ना शुरू हो जाता है। और जो सच सामने आता है वो किसी भी जानवर के हमले से कहीं ज्यादा खौफनाक था। बिल्कुल, इस मामले में असली शिकारी कोई जानवर था ही नहीं। यहीं पर विज्ञान और सबूतों की भूमिका आती है। देखिए, कहानियां गढ़ी जा सकती हैं, नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन फॉरेंसिक सबूत वो झूठ नहीं बोलते। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसने केस की दिशा ही बदल दी। पूरी तरह से। क्या था उस रिपोर्ट में? ऐसा क्या मिला जिसने सुभाष तोमर की कहानी पर इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए? रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत किसी जानवर के हमले से नहीं हुई। अच्छा। शरीर पर जो घाव थे वो किसी धारदार और भारी हथियार से किए गए थे, खासतौर पे सिर और गले पर कई गहरे वार, जो किसी जानवर के पंजों या दांतों के निशान से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। रिपोर्ट ने साफ इशारा किया कि ये एक क्रूर और जानबूझकर की गई हत्या थी। तो अब पुलिस के कान काड़े हो गए। जाहिर है, जिस पिता की कहानी पर वो अब तक काम कर रहे थे, उस कहानी और सबूतों में जमीन आसमान का फर्क था। इसका मतलब पुलिस का शक अब सीधा सुभाष पर था। एक तरफ एक पिता का दुख और दूसरी तरफ एक ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उसकी बात को पूरी तरह झुठला रही थी। और यहीं से ये मामला एक गुमशुदगी से एक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो जाता है, जिसका मुख्य संदिग्ध वही इंसान था जो पीड़ित का सबसे करीबी था। बिल्कुल। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्यों? अगर ये हत्या थी और शक पिता पर है, तो आखिर एक पिता अपने ही बेटे को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा? और यहीं से जब परतें खुलनी शुरू हुई तो एक परिवार के अंदर चल रहे एक बहुत ही घिनौने रिश्ते की कहानी सामने आई। ये इस कहानी का वो हिस्सा है जो इसे और भी ज्यादा परेशान कर देता है। हाँ। पुलिस की जांच में पता चला कि पिता सुभाष तोमर का अपनी ही बहू के साथ, अपने बेटे सौरव की पत्नी के साथ, हाँ, उसी के साथ अवैध संबंध था। ये एक ऐसा सच था जिसे वो दुनिया से छिपा रहे थे। और यही इस हत्या का मकसद बना। ये कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं था, ये इज्जत और एक राज को दफनाने की लड़ाई थी। तो जब बेटे सौरभ को अपने पिता और अपनी पत्नी के इस रिश्ते के बारे में पता चला, घर में भूचाल आ गया होगा। बिल्कुल। और वो सौरभ अपने पिता के लिए अब सिर्फ बेटा नहीं रहा, वो एक जीता जागता खतरा बन गया। एक ऐसा गवाह जो सुभाष के सम्मान को, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पल भर में मिट्टी में मिला सकता था। हाँ, तो सौरभ का सच जानना ही उसकी मौत की वजह बन गया। पिता और बेटे के बीच इस बात को लेकर तनाव और झगड़े इतने बढ़ गए कि सुभाष को लगा कि इस राज को हमेशा के लिए दफनाने का बस एक ही तरीका है, सौरभ को रास्ते से हटाना।
ये एक बहुत ही अहम मनोवैज्ञानिक बिंदु है। अब देखिए, यहाँ पिता का रिश्ता, खून का रिश्ता, वो सामाजिक सम्मान बचाने की चाहत के नीचे दब गया। उसके लिए अपनी झूठी इज्जत अपने बेटे की जान से ज्यादा कीमती हो गई। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे शर्म और पकड़े जाने का डर इंसान को उस हद तक गिरा सकता है जहां वो अपने ही खून को दुश्मन बन जाता है। उसने बेटे को एक समस्या की तरह देखा, जिसे हल करना जरूरी था ना। तो फिर उस दिन 12 नवंबर को खेत में असल में हुआ क्या था? पुलिस की पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो दिल दहला देती है। 12 नवंबर को सौरभ गन्ने के खेत में काम कर रहा था। अकेला था वो? हाँ, अकेला था। सुभाष वहां पहुंचा, शायद बात करने के बहाने से, लेकिन उसका इरादा वो कुछ और ही था। वो अपने साथ एक अवैध तमंचा लेकर गया था। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ गया था। लगता तो यही है। उसने पहले सौरभ पर तमंचे से गोली चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। हाँ, निशाना चूक गया और सौरभ बच गया। अब देखिए, यहाँ एक पल के लिए ये सब रुक सकता था। एक नाकाम कोशिश के बाद शायद कोई भी इंसान सहम जाता। फिर सुभाष के साथ उल्टा हुआ। बिल्कुल, नाकामी ने उसके गुस्से को और बढ़ा दिया। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि गोली चूकने के बाद उसने क्या किया? उसने पास में पड़ा एक फावड़ा उठा लिया। खेती का एक औजार जिसका काम जमीन से जिंदगी उगाना है, उसी को उसने मौत का हथियार बना लिया। और यह हमले के तरीके में आए बदलाव को दिखाता है। तमंचे से गोली चलाना एक दूर का हमला है। जब वो नाकाम हो गया तो उसका गुस्सा, उसकी नफरत वो इतनी बढ़ गई कि उसने पास जाकर अपनी पूरी ताकत से हमला किया। तो ये एक सोची समझी हत्या से एक बर्बर आवेश में की गई हत्या में बदल गया। हाँ, उसने फावड़े से सौरभ के सिर और गले पर तब तक वार किए जब तक उसकी जान नहीं चली गई। ये दिखाता है कि उस वक्त उसके दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ जुनून सवार था। और हत्या करने के बाद वो शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका दिमाग एक हत्यारे से एक शातिर योजनाकार में बदल गया। उसने लाश को वहीं छोड़ा और घर वापस आ गया। और फिर शुरू हुआ वो 3 दिन का नाटक, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट, पुलिस को गुमराह करना, जंगली जानवर की कहानी। हाँ, और यहाँ हमें अपराधी के मनोविज्ञान को बहुत ध्यान से समझना होगा। एक इंसान जो इतनी क्रूरता से हत्या करता है, वो तुरंत बाद इतने ठंडे दिमाग से झूठ कैसे बोल सकता है? यही तो बात है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये क्या होता है? ये वो मानसिक स्थिति है जब इंसान के विचारों और उसके काम में, मतलब उसकी सच्चाई में, गहरा विरोधाभास होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो खुद को यकीन दिलाने लगा था कि वो एक बेकसूर और दुखी पिता है? एक तरह से हाँ। खुद को बचाने के लिए उसका दिमाग 2 अलग अलग किरदारों को एक साथ जीने लगता है। एक किरदार हत्यारे का है और दूसरा बेबस पिता का। और वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाते वक्त शायद सच में उस किरदार को जी रहा था। बिल्कुल, वो अपने झूठ पर इतनी शिद्दत से यकीन करने लगता है कि दूसरों को भी यकीन दिला सकें। ये सिर्फ पछतावा की कमी नहीं है, बल्कि खुद को बचाने की एक बहुत ही जटिल और खतरनाक मानसिक प्रक्रिया है। उसने अपने किए हुए अपराध की सच्चाई को अपने दिमाग के किसी कोने में बंद कर दिया और दुनिया के सामने एक नया मुखौटा पहन लिया। बिल्कुल। ये तो वाकई डरावना है कि इंसान का दिमाग खुद को धोखा देने के लिए इस हद तक जा सकता है। तो पुलिस ने इस मुखौटे को उतारा कैसे? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और शक गहरा हो गया, तब क्या हुआ? पुलिस ने सुभाष को हिरासत में लिया और जब उसके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्य रखे गए तो उसकी सारी कहानियां धरी की धरी रह गई। उससे सवाल किए गए होंगे। हाँ, उससे पूछा गया कि अगर जानवर ने हमला किया तो ऐसे धारदार हथियार के निशान कहां से आए? गले और सिर पर एक ही जगह इतने सटीक वार कैसे हुए? और उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। कोई जवाब नहीं था। और जब सबूतों का जाल कसता गया तो वो टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हाँ, पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने उसका वो झूठा किरदार बिखर गया। उसने अवैध संबंध से लेकर झगड़े, हत्या की योजना और फिर उसे छिपाने के नाटक तक सब कुछ बता दिया। और हथियार? पुलिस ने फिर उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ वो फावड़ा और वो तमंचा भी बरामद कर लिया। कानून के हाथ आखिरकार उसके गिरेबान तक पहुंच ही गए। इस पूरी घटना को जब हम एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह जाती। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं, इस एक घटना ने पूरे इलाके में, समाज में एक गहरी सिहरन पैदा कर दी है। और डरना लाजमी भी है, क्योंकि ये अपराध किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया। ये उस जगह हुआ जिसे हम सबसे महफूज मानते हैं, हमारा अपना परिवार। ये घटना उस भरोसे को तोड़ती है जो समाज की नींव है। जब एक पिता, एक रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर यकीन किस पर किया जाए? सही कहा।
ये हमें इंसानी रिश्तों के उस स्याह कोने में झांकने पर मजबूर करता है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये खबरें हमें इतना परेशान करती हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे बुनियादी विश्वासों पर ही सवाल उठा देती हैं। ये दिखाती है कि कैसे सामाजिक इज्जत का खोखला बोझ रिश्तों के असली मतलब पर भारी पड़ सकता है। ये सिर्फ एक बेटे की हत्या नहीं है, ये भरोसे की, पितृत्व की और इंसानियत की भी हत्या है। बिल्कुल। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी मन कितना जटिल है। इसमें प्यार और सुरक्षा की भावना है, तो वहीं शर्म, डर और हैवानियत भी छिपी है। और जब हालात बिगड़ते हैं तो कौन सा पहलू हावी हो जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, यह इंसानी हृदय की काली सच्चाई को उजागर करती है। हाँ, ये एक दुखद उदाहरण है कि कैसे एक गलत कदम, एक छिपाया हुआ राज, एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल है जो मेरे मन में अटक गया है। पूछिए। हमने बात की कि कैसे सुभाष ने खुद को बचाने के लिए नाटक किया, शायद कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है। किसी अपने की जान लेने के ठीक बाद, जब उसका खून अभी शायद सूखा भी नहीं है, कोई इंसान घर जाकर सामान्य व्यवहार कैसे कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या गुस्सा और हिंसा का वो तूफान इतनी जल्दी ठंडे दिमाग वाली योजना में बदल सकता है? ये जो स्विच है, एक हिंसक हत्यारे से एक शातिर झूठे इंसान में बदलने का, ये इतनी तेजी से कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ खुद को बचाने की प्रवृत्ति है या ये दिखाता है कि उस इंसान के अंदर पछतावे की भावना शायद मरी चुकी थी? बहुत गहरा सवाल है। इंसान का दिमाग अपराध और उसके बाद के धोखे के बीच की रेखा को कितनी आसानी से लांघ जाता है, यह समझना शायद सबसे मुश्किल पहेली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।